हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी चाहते हैं 10वीं कक्षा में 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है बिंदु a, b और -a, b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक आसान फॉर्मूला होता है, वह होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो वही में होता है प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भाई साहब x1 और y1 का मान हम सभी कहाँ से लाएंगे? तो देखिए, ये हो जाएगा x1 का मान, तो दूसरा हो जाएगा y1 का मान। इसमें होगा ये x2 का मान, तो दूसरा हो जाएगा y2 का मान। तो हमें चाहिए x2 का मान, तो x2 का मान यहाँ से देख लीजिए, -a दे रखा है तो आप -a लिखेंगे। -x1 का मान, तो दोस्तों x1 का मान a है तो हम यहाँ पे a लिखेंगे, इसका कर देना है स्क्वायर। उसके बाद में प्लस में है y2 का मान, तो y2 का मान देख लीजिए -b है तो अभी यहाँ पे -b लिखेंगे। उसके बाद में y1 का मान, तो y1 का मान केवल b है तो हम यहाँ पे b लिखेंगे, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद में मैथ का नियम कहता है किसी भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में माइनस हो, तो वैसे स्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं लेकिन लिखते हैं माइनस में, तो -a और -a मिलकर ये -2a हो जाएगा, इसका कर देना है स्क्वायर। उसी प्रकार से -b और -b मिलकर -2b हो जाएगा, इसका भी कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में हमारा 4 कॉमन मिल रहा है तो हम यहाँ से 4 को कॉमन करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि 4 का वर्गमूल 2 होता है तो रूट से 2 निकाल देंगे और रूट में केवल बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो √a² प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, अतः क्वेश्चन नंबर ए का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 4 sin 18 डिग्री इंटू सेक 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि सबसे पहले 4 दिया गया तो हमने 4 लिखा, sin 18 डिग्री दिया गया है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इंटू 90 डिग्री में से यदि हम 18 डिग्री घटा देंगे तो जाहिर सी बात है 72 डिग्री आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 72 डिग्री लिखेंगे। इंटू में दिया गया सेक 72, इसे हम सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 4 को 4 लिखेंगे। अब साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, तो आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो मालूम होगा cos थीटा होता है और थीटा का मान यहाँ पे 72 डिग्री है तो हम 72 डिग्री लिखेंगे। फिर इंटू में दिया गया सेक 72, इसे भी लिखना होगा सेम टू सेम सेक 72 डिग्री का सेक 72 डिग्री। उसके बाद में क्या करेंगे 4, आप सभी को मालूम होगा कि cos थीटा गुने सेक थीटा का मान 1 होता है तो इतना के बदले में हम आसान तरीके से 1 लिखेंगे फॉर्मूला के अनुसार। अब 4 में 1 से ना करेंगे तो 4 ही ना होगा जी, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 4। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा वृत्त के मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इसके ब्याज से कोई भी एक रेखा हम ब्याज से ऐसे खींच लेते हैं। इसके किनारों से जो आपस में जो रेखा खींची जाती है यह एक प्रमेय भी है कि किसी वृत्त के ब्याज के दोनों किनारों से खींचे गए स्पर्शरेखा की लंबाई हमेशा समानांतर होती है। ठीक है जी, क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, समानांतर होती है। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्शरेखा पीए और पीबी खींची गई है। यदि पीए की लंबाई 8 सेमी है तो पीबी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, किसी बाह्य बिंदु से यदि मान लेते हैं कि अगर पी है, यहाँ से इस वृत्त पर पी ए और पीबी, इस प्रकार से हम लोग इसका नाम ए और दे देते हैं। पीए और पीबी रेखा खींची जाएगी, ए का लंबाई यदि 8 सेमी दिया गया है तो हमसे पूछा गया है पीबी की लंबाई बताइए। तो आप एक प्रमेय को याद किए होंगे तो मालूम होगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। ठीक है जी, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक स्पर्शरेखा की लंबाई यदि 8 सेमी दिया गया है तो दूसरा स्पर्शरेखा की लंबाई भी कितना होगा, 8 सेमी ही होगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 8 सेमी। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है यदि एक बिंदु P और O केंद्र वाला किसी वृत्त पर P और PB का स्पर्शरेखा
परस्पर 60 डिग्री के कोण पे झुकी है तो कोण POA बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें एक वृत्त की रचना कर लेनी होगी, ठीक है जी। अब कहता है बिंदु P से O केंद्र वाला, इस वृत्त का जो केंद्र है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग O है और किसी बाह्य बिंदु से लिया गया बिंदु क्या है तो P है। यहाँ से एक स्पर्शरेखा है जिसका नाम PA रखा गया है, एक और स्पर्शरेखा है जिसका नाम PB रखा गया है। इसमें एक कोण का मान देखिए, यहाँ पे जो एक कोण है ना जी 60 डिग्री दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है ये वाला कोण, ठीक है जी। तो ये वाला कोण तो आप सभी को मालूम है 90 डिग्री होता है, यानी हम आसानी तरीके से बना सकते हैं कि कोण A प्लस कोण O ज्ञात करना है तो कोण O लिखेंगे, कोण P का मान दिया गया तो कोण P लिखेंगे। ये तीनों कोणों का योगफल कितना होता है जी 180 होता है। आप सभी को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे A का मान ये समकोण था तो हम 90 डिग्री मानेंगे यानी 90 डिग्री लिखेंगे। कोण O का मान हमें प्राप्त नहीं है, यही तो हमें ज्ञात करना है, तो कोण O की जगह पे कोण O लिखेंगे। कोण P का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री दिया गया तो 60 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद में 180 का सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में यदि हम 60 में 90 को जोड़ देंगे तो ये 150 प्लस कोण O हो जाएगा और बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। इसे हम सभी ऐसे भी बना सकते हैं कि यदि हम कोण O बराबर लिखते हैं 180 डिग्री, तो यहाँ पे जो 150 डिग्री प्लस में आप देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाकर माइनस में 150 डिग्री हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि 180 में से यदि आप 150 घटा दीजिएगा तो मात्र बचेगा 30 डिग्री और 30 डिग्री ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। आप सभी को बता दें यहाँ पे जो वृत्त का त्रिज्या जो आर होता है दूसरे बार हमें आर का आधा कर देना है। अब हमें परिधि का अनुपात ज्ञात करना है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है और इसका अनुपात ज्ञात करना है तो बट्टे में लिखना होगा 2 पाई और अब त्रिज्या को हमें आधा कर देना होगा। तो ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा और आर से आर ये एक मरतबे कटेगा। तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 1। यदि इसे हम अनुपात में चेंज करेंगे तो ये 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इसके त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक ऐसा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो 100% पूछा जाता है और आपके भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक जरूर रहेगा। जब भी आपसे एक एग्जाम पेपर में रहेगा यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाएगा ना तो जाहिर सी बात है त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा, त्रिज्या का अनुपात दिया जाएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाएगा। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए और त्रिज्या का पूछा जाए तो केवल उसमें रूट लगा दीजिएगा, ठीक है जी। यानी 4 में रूट लगा दीजिएगा और 9 में भी रूट लगा दीजिएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी 2:3 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में त्रिज्या का अनुपात दे दिया जाता और हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाता ना तो उसमें हम स्क्वायर करते, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 कर देते। इस प्रकार से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है तो इन वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 में परिबद्ध का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए पाई आर स्क्वायर कर देंगे, एक बड़ा स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में कर देंगे पाई और आर का पहचान करने के लिए छोटा का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों में यहाँ से पाई कॉमन मिल रहा है तो दोस्तों पाई को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे आर का जो मान है कितना है जी 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में पाई यहाँ से कॉमन हो गया है, केवल बचा है आर का स्क्वायर। तो छोटा आर का मान यहाँ पे 3 दिया गया है तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। अब हमें पाई का मान बैठा देना है 22/7 का 22/7 और 16 में से यदि हम 9 घटा दें तो 7 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 7 से 7 यदि हम घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या 22 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखते हैं। कहते हैं कि एक घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है ना जी। तो यहाँ पे इस कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बनाने के लिए हमें भुजा का मान चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो आयतन दिया गया है। तो सबसे पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला
क्यू रूट अंडर आयतन होता है, क्यू रूट अंडर आयतन होता है। तो हम क्या करेंगे, आयतन का जो मान दिया गया है वो रूट में लिख लेंगे। जैसे 125 दिया गया तो 125 को लिखेंगे। 125 हम खंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 जाएगा। अब ये जो क्यू है तो क्यू 3 गुना लगने के बाद रूट से बाहर निकल जाता है, यानी भुजा का मान हमारा 5 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 6 गुने भुजा का स्क्वायर करेंगे। भुजा का मान यहाँ पे 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब 6 गुने 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 जाएगा। आप सभी को बता दें कि 25 में 6 से ना करते हैं तो 150 सेमी स्क्वायर हो जाता है। 150 सेमी स्क्वायर ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है 6 सेमी भुजा वाले घन में से 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्व करने का आसान तरीका, पहले भुजा का हम आयतन क्या करेंगे, अनुपात में कर देंगे दूसरे भुजा वाले घन का आयतन। यानी हम घन का अगर 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या करेंगे तब भुजा का क्यू होता है। इसे हम भुजा का क्यू ना लिखकर 6 गुने 6 गुने 6 यानी 3 बार लिख सकते हैं। उसके बाद है दूसरे घन का भुजा 3 सेमी है तो इसको भी हम 3 बार लिखेंगे। 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, ये 2 मरतबे कटेगा। 3 दूनी 6, ये भी 2 मरतबे कटेगा। 3 दूनी 6, ये भी 2 मरतबे कट जाएगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 पावर 3 हो गया है। या इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब 8 होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि 10 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त पर 5 सेमी ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन का जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है उसी का अनुपात कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। उसके बाद में बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये पाई आर एच होता है, सॉरी 2 पाई r h होता है, तो 2 पाई r h लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 पाई r से ये 2 पाई r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे r प्लस एच बटा एच बचेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे r का मान देख लीजिए कितना दे रखा है, तो त्रिज्या का मान यानी r का मान क्वेश्चन में 10 दे रखा था, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए एच का मान, एच यानी ऊंचाई का मान 5 दिया गया है तो हम 5 लिखेंगे। बटा में फिर से हमसे मांगा जा रहा है एच का मान, तो एच का तो मान 5 है तो 5 लिखेंगे। 10 में यदि हम 5 को जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में 5 से भाग लगा देंगे तो 5 दिया 15, ये 3 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 पचे 15, नीचे 5 एकम 5 यानी 3 बटा 1 मरतबे कटेगा। इसे यदि आप अनुपात में चेंज कीजिएगा तो 3:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है कि यदि एच ऊंचाई वाले आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बेलन का वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का 1/3 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो सबसे पहले हमें बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना होगा, जिसका फॉर्मूला 2 पाई r h होता है। उसके बाद में हमें बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना होगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ दोनों लिखेंगे। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच होता है। इसका कितना तिहाई है, तो 1/3 है, तो 1/3 कर देंगे, ठीक है जी। समझ में आ रही है ना बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से हम देखिए पाई से पाई कटा देते हैं, ठीक है जी। चाहे तो हम आर से आर कटा सकते हैं, ठीक है, आर से आर कटा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 2 से भी हम 2 कटा देते हैं, तो यहाँ पे एच में यदि हम 3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 3h हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम r प्लस एच में 1 से गुना कर देंगे तो r प्लस एच हो जाएगा। यदि हम 3h, ये जो प्लस आप h देख पा रहे हैं इधर आएगा तो ये माइनस h हो जाएगा, इधर बचेगा केवल h। 3h में से यदि h घटा देंगे तो ये हमारा 2h हो जाएगा, इधर बचेगा r। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी h बराबर 1/2r भी हो जाएगा। तो h बराबर लिखेंगे तो ये हाफ r हो जाएगा, यानी 1/2r। h बराबर 1/2r कहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका देख लीजिए h बराबर 1/2r ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन 13 को। क्वेश्चन 13 काफी ही सिंपल है। कहता है कि एक बेलन के शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ पे बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात कर देना है, आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। देखिए बेलन का जो आयतन होता है ना जी, वो होता है पाई r² h होता है। शंकु का आयतन
1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई से पाई कटा देंगे और यहाँ पे आर का स्क्वायर, तो आर का मान देख लीजिए कितना है जी, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। गुने एच का मान, एच का मान की बात करें तो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में है 1/3, तो हम भी लिखेंगे 1/3। आर का स्क्वायर, तो आर का मान दोस्तों कितना था, 3 था। कितना था दोस्तों, 3 नहीं बल्कि ये 4 था। आर का मान अब दूसरे बार में 4 लेंगे, तो 4 का यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए एज का मान, तो एज का मान यहाँ पे देखेंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसे हम कटा सकते हैं, 3 से 3 कटेगा, 9 में 2 से यदि गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और बटा में है 16। यदि आप 18/16 ऑप्शन में खोजेंगे तो कहीं पे भी आपको आंसर में नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 18 को कटा देंगे, 9 दूनी 18, ये 8 दूनी 16 कट जाएगा। 9/8 को यदि आप अनुपात में चेंज कीजिएगा तो 9:8 हो जाएगा। 9:8 ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 भी आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि एक खोखले गोले का आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेमी और 8 सेमी है। ठीक है जी, 4 सेमी और 8 सेमी है, यहाँ पे 8 सेमी दिया गया है। इसको गलाकर 8 सेमी व्यास वाला आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आर का जो मान है वो कितना प्राप्त है जी, तो 4 सेमी प्राप्त है। उसके बाद में R2 का जो मान प्राप्त है वो यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 82 ना दिया गया था, तो यदि आप ज्ञात कीजिएगा R तो ये हो जाएगा D/2 हो जाएगा, ये 2 आपका R हो जाएगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा, जो फॉर्मूला होते हैं 4/3 पाई और ये हो जाएगा R³ - R³, इस फॉर्मूला का आपको यूज करना है। और एक शंकु का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, इसका भी यूज कर लीजिएगा। देखिए 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बचेगा केवल 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। 4 कहाँ से लिखे हैं, आर का क्यूब, आर का मान यहाँ पे 2 निकला था तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे कोष्ट में, यहाँ पे ये वाला 4 हम पहले लिखे। ठीक है जी, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये वाला 4 हम पहले लिखे हैं। अब यहाँ पे आर का क्यूब है। ठीक है जी, आर का क्यूब है, तो आर का मान जब आपका 4 सेमी था तो 4 का स्क्वायर चलेगा 16 और 16 जगह 64 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 64 लिखेंगे। माइनस में है आर का क्यूब, तो छोटा वाला जो आर था उसका मान यहाँ पे 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 8 लिखिएगा। और बटा में है आर का स्क्वायर गुने एच, तो आर का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पे देख लीजिए आर का स्क्वायर कीजिएगा तो आर का मान यहाँ पे 4 था, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 और गुने एच का मान तो है नहीं, तो एच का मान एच हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्रॉस गुना कर देते हैं, तो ये वाला जो 16 गुने एच आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 16 गुने एच। इसे कटा दीजिएगा, 4 जुका 16, ये 4 मरते हुए कट जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए ये 64 था हमारा, यहाँ पे हम 16 लिख दिए, ये 64 था। 64 में से यदि आप 8 घटाते हैं तो जार सी बात है 56 हो जाएगा। 56 नहीं आपका ये, हाँ 56 ही होगा। अब 4 में ये से गुना कीजिएगा तो ये 4h हो जाएगा, इसे 4 से कटा दीजिए, कितने मरतबे, तो 14 मरतबे, 14 चौका 56 होता है, यानी एज का जो मान आएगा आपका 14 आएगा। 14 ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 15 कहता है कि प्रथम 4 समप्रकीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। सबसे पहले जानना होगा कि सम संख्या भाई साहब कहते किसे हैं। तो ये दोस्तों आसान शब्द में समझिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, हमें प्रथम 4 ही होना चाहिए, तो 4 सम संख्या हम लोग लिख लिए हैं। माध्य ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला सिग्मा x बटा n होता है, यानी ये तमाम संख्याओं को जोड़ देंगे और जितना भी संख्या उतना से भाग लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। तो ये 4 संख्या था तो 4 से भाग लगाएंगे, देखिए 8 6 14 4 18 2 20 होता है, तो 20 लिखेंगे, बटा 4 कर देंगे, कटाएंगे तो 5 चुका 20, ये 5 मरते हुए कट जाएगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 5। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए, कहता है कि यदि 5, 7, 9, x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चनों को सॉल्व करना काफी ही सिंपल होता है। इसका भी वही फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा x बटे n। अब यहाँ पे माध्य का मान देख लीजिए,
कितना है दोस्तों, तो 9 है तो हम 9 लिखेंगे। सिग्मा इसके बदले में 5 7 9 एक्स था ना, तो हम लिखेंगे 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस एक्स, और बटा में कितने संख्या है, टोटल 4 संख्या है तो 4 से हम गुना कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 9 में 5 को ऐड करेंगे, 9 5 14, 14 में 7 को जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम 21 प्लस यहाँ पे x लिख सकते हैं। 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 जाएगा। यदि हम x बराबर लिखेंगे 36, तो यहाँ पे जो प्लस में 21 देख पा रही हैं, बराबर की तरफ जाकर -21 हो जाएगा। अब 36 में से 21 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का सही जवाब कितना आएगा जी। देखिए 6 में से ये 15 हो जाएगा, और 15 ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए, कहता है कि बटन 2, 3, 4, 7, 5, 1 का माध्यक क्या होगा। माध्यक ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला, सबसे पहले दिए गए तमाम संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है। जैसे सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 के बाद में 2 है, 3 है और 4 भी है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 5 है, 7 है। अब क्या करना होगा कि देखिए इधर से आपको ऐसा करना होगा। ठीक है, दोनों से जोड़ा लगा लीजिएगा। अभी यहाँ पे फॉर्मूला बन के आता है कि बीच की संख्याओं का योग बटा 2, तो 4 और 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 में 2 से भाग लगाइएगा तो 3.5 मरते कट जाएगा। 3.5 ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 18 में दिया गया निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। 500, 21, 340, ऐसे ऐसे संख्या दिया गया है, इसका भी माध्य आपको क्या होगा। वीडियो को वहीं पे स्किप कर लीजिए, इस क्वेश्चनों का सलूशन कर लीजिए, और ये चारों ऑप्शन ए बी सी और डी में क्या सही जवाब होगा, या जल्दी से आप अपने नाम के द्वारा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना कमेंट कीजिए कि सर मेरा नाम ये है और हमने इस क्वेश्चनों का सलूशन किया, तो मेरा आंसर ए आया, बी आया, सी और डी आया। जो भी आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा कि कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। अगला सवाल 19 नंबर सवाल को देखिए, कहता है कि वितरण में अधिकतम बराबरता का वर्ग क्या कहलाता है। याद रखिए किसी वितरण का अधिकतम बराबरता का मान बहुलक कहलाता है। ठीक है जी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुलक वर्ग। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, कहता है कि 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक क्या होगा। अभी अभी पिछले एक वाले क्वेश्चन में हमने जाना कि अधिकतम बराबरता का मान को ही बहुलक कहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई हो वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो 4 को देखेंगे तो इस संख्या में 4 बार आई है, 4 बार या 4 बार से ज्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 4। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आ हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए होंगे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। आप यदि PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके 10वीं कक्षा के तमाम सब्जेक्ट का PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल ऐप में आप अपना क्विज खेल के ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।